प्रत्येक भावी माता पिता की यह आकांक्षा होती है कि उनका आने वाला शिशु स्वस्थ व निरोगी हो। जैसे ही शिशु इस संसार में पदार्पण करता है और उसका प्रथम रुदन सुनाई पड़ता है, तो परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर असीम संतोष और प्रसन्नता का भाव दिखाई देने लगता है। प्रत्येक शिशु अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। अतः शिशु के जन्म के समय से ही माता पिता तथा परिवार के सभी सदस्यों का यह दायित्व हो जाता है कि शिशु की आवश्यकताओं को समझें और उसकी समुचित देखभाल करें, जिससे उनकी आंखों का तारा स्वस्थ व निरोगी रहे और परिवार तथा समाज के सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित हो सके। मैं डॉक्टर गौरी पांडे, गृह विज्ञान प्रवक्ता, डाइट हरिश्चंद्र कला एटा, आज आपको इसी बारे में बताऊंगी कि नवजात शिशु की किस प्रकार देखभाल की जाए। नवजात शिशु की तत्कालिक देखभाल। सर्वप्रथम उसके जीवित और मृत होने का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट नाल छेदन किया जाता है। जो उसकी नाल छेदी आती है उसको काटा जाता है। नवजात शिशु को प्रथम स्नान दिया जाता है। उसके पश्चात नवजात शिशु के अंगों की देखभाल की जाती है। शिशु का वजन लेना, शिशु का विस्तर, नवजात शिशु का प्रथम आहार। आज हम इन्हीं पॉइंट्स को विस्तृत रूप से जीवित मृत का परीक्षण। नवजात शिशु का प्रथम रुदन ही उसके जन्म का सूचक है। प्रत्येक सामान्य शिशु जन्मोपरांत क्रदन करता है, लेकिन जो बच्चे गूंगे होते हैं या जिनकी श्वसन क्रिया में कोई रुकावट होती है, वह जीवित होने पर भी जन्म के बाद नहीं रोते। अतः शिशु जन्म के पश्चात यदि रोता नहीं है तो उसके हृदय स्पंदन से यह परीक्षा करनी चाहिए कि वह जीवित है या मृत। यदि शिशु जीवित है किंतु रोता नहीं है तो उसे विभिन्न क्रियाओं द्वारा रुलाना चाहिए। रोने से शिशु के फेफड़े श्वसन क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। शिशु यदि प्राकृतिक रूप से न रोए तो उसकी नाक व मुंह में भरे श्लेष्मा की सफाई करनी चाहिए तथा मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारनी चाहिए। यदि इतने पर भी शिशु रुदन आरंभ न करे तो शिशु के मृत होने की संभावना रहती है। नवजात की श्वसन क्रिया प्रारंभ होने के पश्चात ही गर्भनाल काटनी चाहिए, क्योंकि श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाने पर नवजात शिशु के शरीर के कोशों को ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से मिलने लगती है, जिससे वह स्वतंत्र जीव के रूप में जीवित रह सकता है। नाल छेदन। श्वसन क्रिया प्रारंभ होने के बाद नाल छेदन किया जाता है। जो एक अम्बिकल कॉर्ड होती है जो कि हमारे माँ से सारा जो होता है उसका पोषण होता है बच्चे का, उस अम्बिकल कॉर्ड या नाल से ही होता है। तो जन्म के पश्चात जब शिशु श्वसन क्रिया प्रारंभ कर देता है तो हमें उस नाल को कट कर देना चाहिए। जब नवजात शिशु प्रथम रुदन के पश्चात श्वसन क्रिया आरंभ कर दे तो उसका नाल छेदन कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका नाल छेदन नहीं होता फिर अपनी माँ का शरीर का अंग ही बना रहता है। अपना भरण पोषण माता के रक्त से ही करता है, किंतु जन्म के पश्चात इस नाल की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और रक्त के माध्यम से शिशु शरीर के कोषों ऑक्सीजन तथा पौष्टिक तत्व पहुंचाने का कार्य करने लगता है, जिससे नवजात शिशु में स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित होने की क्षमता आ जाती है। गर्भनाल 18 इंच से 24 इंच लंबी रस्सी के समान नलिका होती है। गर्भनाल में रक्त वाहिनियां होती हैं, जिनसे रक्त शिशु में पहुंचकर उसका पोषण करता है। अतः जब गर्भनाल में स्पंदन होता रहे उसे नहीं काटना चाहिए, अन्यथा रक्तस्राव होने से शिशु की मृत्यु हो सकती है। नाल छेदन के लिए गर्भनाल को शिशु की नाभि से 2 इंच की दूरी पर धागे से कस कर बांध देना चाहिए। तत्पश्चात विसंक्रमित की गई तेज धार वाली कैंची से काट देना चाहिए तथा जहां नाल काटी है वहां किसी एंटीसेप्टिक लोशन से साफ कर एंटीसेप्टिक पाउडर लगा देना चाहिए। जब तक नाभि नाल सूख कर ना गिरे तब तक प्रतिदिन उसकी सफाई करनी चाहिए। इससे टिटनेस से रोकथाम रहती है। उचित ड्रेसिंग से
8 से 10 दिन में नाल सूखकर गिर जाती है। शिशु का प्रथम स्नान। संपूर्ण गर्भावस्था में शिशु के शरीर पर एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ एकत्रित होता रहता है, जिसे साफ करने के लिए जन्म के पश्चात शिशु को स्नान कराया जाता है। शिशु स्नान के लिए सर्वप्रथम रुई की सहायता से गाढ़े चिपचिपे पदार्थ को साफ करना चाहिए। तत्पश्चात शरीर पर जैतून का तेल लगाकर फिर किसी अच्छे बेबी साबुन से शरीर को साफ करना चाहिए। बच्चे के स्नान के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के लिए टब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टब में लेटाकर स्नान करने से गर्भनाल में पानी चला जाता है, जिससे शिशु का घाव पक सकता है। अतः जब तक गर्भनाल सूख कर गिरे नहीं, घाव पूरी तरह सूख ना जाए, तब तक उसे टब में लेटाकर नहीं नहलाना चाहिए। शिशु का शरीर बहुत कोमल होता है, अतः शिशु शरीर को नहलाते समय रगड़ना नहीं चाहिए। शिशु को स्नान कराते समय विभिन्न अंगों की स्वच्छता पर नवजात शिशु के विभिन्न अंगों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम नाक। श्वसन क्रिया जीवन का एक आवश्यक अंग है और नाक श्वसन क्रिया का एक अंग है, अतः श्वसन क्रिया में कोई रुकावट न हो, इसके लिए शिशु की नाक की स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। नाक की स्वच्छता के लिए रुई या मुलायम कपड़े की पतली बत्ती बनाकर धीरे धीरे बारी बारी से नाक के छिद्रों में घुमानी चाहिए। इससे शिशु को छींक आएगी और छींक के साथ नाक के अंदर जमी श्लेष्मा बाहर आ जाएगी। श्लेष्मा निकलने के बाद नाक को साफ मुलायम कपड़े से पोंछकर साफ करना चाहिए। सर्वप्रथम शिशु के अंगों को किसी विसंक्रमित लोशन से साफ करना चाहिए। आंखें साफ करने के बाद एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालनी चाहिए, इससे आंखें संक्रमण से बची रहती हैं। शिशु के दोनों नेत्रों की सफाई के लिए एक ही रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कभी एक नेत्र में संक्रमण होता है तो दूसरा नेत्र भी संक्रमित हो जाता है। यदि शिशु के नेत्रों में किसी प्रकार का संक्रमण हो तो दिन में कई बार विसंक्रमित घोल से नेत्रों की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही शिशु के नेत्र ज्योति को हानि पहुंचा सकती है। कान। नवजात शिशु के कान में श्लेष्मा जम जाती है, अतः कानों की सफाई के लिए मुलायम कपड़े की बत्ती बनाकर धीरे धीरे कानों में घुमाना चाहिए। रुई की बत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुई का रेशा कान में झड़ने का भय रहता है। गला। गले की सफाई के लिए किसी मुलायम साफ कपड़े की उंगली पर लपेटकर बोरिक एसिड के घोल में भिगोना चाहिए, फिर धीरे धीरे उंगली को गले के चारों ओर घुमाना चाहिए। इससे गले के अंदर जमा श्लेष्मा निकल जाता है और गला साफ हो जाता है। गला साफ करने के बाद गले में अंदर चारों ओर ग्लिसरीन लगा देना चाहिए। मल मूत्र अंग। शिशु के मल मूत्रांगों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मल मूत्र त्याग के पश्चात उसके अंगों को मुलायम कपड़े बोरिक लोशन के घोल से साफ करना चाहिए। मूत्र त्याग करने के बाद उसकी नैपी को भी तुरंत बदलना चाहिए, उसे गीला नहीं रखना चाहिए। शिशु की नैपी को भी डिटॉल के पानी में डालकर सुखाना चाहिए। शिशु के समस्त अंगों की स्वच्छता और स्नान के पश्चात शिशु को साफ और कोमल सूखे तौलिए पर लेटाना चाहिए और हल्के हाथों में तौलिया थपथपाकर उसके शरीर को अच्छी तरह पोंछ देना चाहिए। रगड़कर नहीं पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद शरीर के समस्त जोड़ वाले भाग जैसे गर्दन, बगल, कमर, घुटने, जांग आदि पर अच्छी तरह पाउडर लगा देना चाहिए। मल द्वार पर थोड़ी सी क्रीम लगा देनी चाहिए। तत्पश्चात मौसम के अनुसार मुलायम सूती या ऊनी कपड़े पहनाने चाहिए। मल मूत्रांग पर मुलायम कपड़े की नैपी बांध देनी चाहिए। नैपी के अंदर साफ कपड़े के टुकड़े तय करके रख देने चाहिए, जिसे मल त्याग करने पर नैपी गंदी नहीं होती, क्योंकि शिशु का प्रारंभिक मल चिपचिपा व काला होता है जो नैपी को गंदा कर देता है। यह पदार्थ मिकोनियम कहलाता है। यदि शिशु जन्म के 3-4 घंटे के बाद मल त्याग ना करे तो यह देखना चाहिए कहीं मल द्वार बंद तो नहीं है। यदि बंद हो तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसी प्रकार शिशु के जन्म के पश्चात 12 घंटे तक अगर वह मूत्र त्याग ना करे तो भी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। शिशु का वजन लेना। स्वस्थ शिशु का जन्म के समय वजन 6 से 7 पाउंड तक होता है।
इंडिया के अंदर जो एवरेज वेट है शिशु का वो 2.5 किलो है। शिशु को स्नान करने के पश्चात वस्त्र पहनाने से पूर्व उसका वजन करना चाहिए और यह देखना चाहिए शिशु का वजन सामान्य है या नहीं। शिशु को प्रारंभ में 20 से 22 घंटे सोता है, इसीलिए शिशु के जो बिस्तर होता है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिशु के बिस्तर में सबसे नीचे मुलायम गद्दी बिछानी चाहिए, उसके ऊपर रबर शीट तथा ऊपर से सूती या फ्लालेन की चादर बिछानी चाहिए। सिर के नीचे मुलायम पतला तकिया लगाना चाहिए तथा ऊपर से मौसम के अनुसार चादर, कंबल या हल्की रजाई का प्रयोग करना चाहिए। ओढ़ने का कंबल, रजाई या चादर इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके चारों ओर गद्दी के नीचे इतना दबाया जा सके कि वह बाहर ना निकले। जाड़े के मौसम होने पर शिशु के बिस्तर को गर्म पानी की थैली रखकर गर्म कर लेना चाहिए, जिससे नींद अच्छी आती है। नवजात शिशु प्रारंभ में 20 से 22 घंटे सोता है, केवल भूख लगने पर ही वह जागता है। इस अवस्था में अधिक सोना उसके लिए स्वास्थ्य का अच्छा लक्षण है। इस अवस्था में उसे अधिक सोने से उसका डेवलपमेंट, उसका विकास अच्छे से होता है। नवजात शिशु का प्रथम आहार। नवजात शिशु का प्रथम आहार के रूप में मां का दूध ही दिया जाता है, क्योंकि यह आहार प्राकृतिक और शिशु की शारीरिक मांग के अनुसार होता है। नवजात शिशु को प्रथम आहार जन्म के तुरंत बाद भी दिया जा सकता है कुछ जगहों पर, लेकिन ये तुरंत बाद नहीं देते, 16 या 24 घंटे बाद देते हैं। माँ के दूध में प्रारंभ में पीले रंग का एक प्रोटीन युक्त पदार्थ निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस पदार्थ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं तथा पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। कुछ माताएं अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं कराना चाहती, उन्हें स्तनपान करवाने के लिए प्रोत्साहित कराना चाहिए, क्योंकि स्तनपान से कई लाभ होते हैं। यह स्वच्छ व प्राकृतिक आहार है, ये शारीरिक क्षमता के अनुसार होता है बच्चे के। ये स्तनपान से माँ तथा शिशु दोनों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे शिशु शरीर के अनुसार सभी पोषक तत्व सम्मिलित रहते हैं। इससे संक्रमण की संभावना नहीं रहती है। यह शिशु को सही तापक्रम पर मिलता है। प्रत्येक प्रसूता को स्तनपान कराने का सही ढंग आना चाहिए। स्तनपान कराने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह धोकर साफ करना चाहिए तथा स्तनों के अग्रभाग को भी रुई से साफ करना चाहिए। स्तनपान कराते समय शिशु के सर को इतना ऊंचा रखना चाहिए कि उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। स्तनों को हाथ से सहारा देकर शिशु की नाक से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, जिससे कि उसकी श्वास क्रिया में किसी प्रकार का अवरोध ना आए। जन्म के पश्चात प्रारंभ में 1-2 दिन तक 5-5 मिनट तक स्तनपान कराना चाहिए तथा 3-4 घंटे के अंतर से दूध पिलाना चाहिए। हर बार रोने पर दूध नहीं देना चाहिए। रात्रि में भी अधिक दूध नहीं पिलाना चाहिए, केवल 2 बार ही दूध पिलाना चाहिए। कभी कभी किसी समस्या की वजह से माँ इस बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है, तो उसे ऊपर का दूध गाय, बकरी, डिब्बे और पाउडर का दूध दिया जाता है। गाय के दूध में बराबर का पानी, थोड़ी सी शक्कर डालकर अच्छी तरह उबालकर ठंडा करके देना चाहिए। यदि बकरी का दूध देना है तो 1/3 भाग पानी मिलाना चाहिए और यदि पाउडर का दूध देना है तो जो भी डिब्बे पे निर्देश लिखे हुए हैं उसके अनुसार ही पानी मिलाकर, उबला हुआ पानी मिलाकर उसको ठंडा करके शिशु को देना चाहिए। समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशु की देखभाल। जो समय से पूर्व बच्चे होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट्स होते हैं, उनका बहुत स्पेशली ध्यान रखा जाता है। अगर उनका अच्छे से ध्यान ना रखा जाए तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए इनका विशेष ध्यान रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो ये बच्चे होते हैं प्री मैच्योर बेबी, ये 28 से 37 हफ्ते के अंतर्गत के बीच ही हो जाते हैं। जैसे 28 to 37 के बीच में जो होने वाले बच्चों को हम कहते हैं प्री मैच्योर बेबी। इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इसके फलस्वरूप इसमें संक्रमण की अधिक संभावना रहती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखा जाता है।
उन्हें विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक शिशु का ध्यान रखने के समय हमें उसके तापक्रम पर नियंत्रण रखना चाहिए। शिशु का तापक्रम 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखना चाहिए। इन शिशुओं को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जिनका तापक्रम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियंत्रित किया जाता है। जिन शिशुओं को इंक्यूबेटर नहीं मिल पाता, उनके आसपास गर्म पानी की बोतल रखकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड नियंत्रित किया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण सुरक्षा। नवजात के नाभि नाल की नियमित ड्रेसिंग और विसंक्रमित गाज एवं पाउडर से करनी चाहिए। प्रारंभिक में 48 आवर्स तक बच्चे को कम से कम छूना चाहिए। शिशु का आहार देते समय विशेष सावधानी या विशेष सफाई का स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आंखों में कोई संक्रमण न हो तो एंटीबायोटिक ड्रॉप डालनी चाहिए। कोई भी घर में आगंतुक आए तो उसे बच्चे को हाथ में नहीं देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बाहर से आने वाले व्यक्तियों से दूर रखा जाए। जो भी व्यक्ति बच्चे को टच करे वो सबसे पहले अपने हैंड वॉश या सैनिटाइज कर ले। समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के शरीर का रंग पूरी तरह गुलाबी नहीं होता, उसमें नीलापन अधिक होता है। अतः जब तक शरीर का रंग सामान्य न हो जाए तब तक शिशु को स्नान नहीं कराना चाहिए। शिशु के कार्य में आने वाली सभी वस्तुओं को साफ स्थान पर रखना चाहिए। शिशु के वस्त्रों को, नैपकिन को, सबको विसंक्रमित करते रहना चाहिए। चोट से सुरक्षा। शिशु को बहुत छोटा है, उसे कोई चोट या खरोच ना लग जाए। अगर आपके घर में पेट्स हैं, घरेलू जानवर हैं, तो बच्चे को उससे दूर रखना चाहिए। बच्चे के वस्त्र में किसी प्रकार की कोई नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए। मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसे मॉस्किटो बाइट ना करे। वस्तुओं के में ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वस्तुओं जो बटन हो वो पीछे की साइड ना हो, आगे की साइड हो, जिससे उसे सुविधा रहे। और जो भी शिशु की देखभाल करे उसके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। शिशु को पालने में लिटाना चाहिए जिससे कि वे गिरे नहीं। यदि पलंग पर लेटाना है तो उसके दोनों ओर तकिया लगाना चाहिए जिससे कि वह गिरे। प्रीमैच्योर बेबी की देखभाल डेली में भी बहुत ध्यान से करनी चाहिए। उसे कम से कम छूना चाहिए। उसका वजन सप्ताह में 2 बार लेना चाहिए। उसके वजन जब तक 3 किलोग्राम ना हो जाए तब तक उसे 1 या 2 व्यक्तियों को ही टच करना चाहिए और बाहर के किसी व्यक्ति से टच नहीं कराना चाहिए। उसको जब वह पॉटी या कुछ भी करे तो हल्के गुनगुने पानी से उसको रुई से भिगोकर साफ करना चाहिए। चादर रबर से डेली बदलनी चाहिए और शिशु को गर्मी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को पोषण मतलब उसे खाना पीना कैसे देना है। जो ये प्रीमैच्योर बेबी होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट्स होते हैं। वो चूसना भी नहीं जानते। उनके अंदर या तो चूसने की शक्ति ही नहीं होती है और ना ही वे चूसना जानते हैं। तो उनको मेडिसिन ड्रॉपर की सहायता से दूध देना चाहिए। 72 घंटे तक बच्चे को हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और उनका आप घर पे उतने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पाएंगे। मेडिसिन ड्रॉपर में आप या तो माँ से दूध लेके या पाउडर वाला दूध लेके किसी भी तरीके का दूध जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है या एडवाइस किया है उस दूध को मेडिसिन ड्रॉपर में डाल के बच्चे को देना चाहिए। ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिनका होने पर हमें तुरंत ही किसी डॉक्टर या चिकित्सक की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कभी हमारा शिशु निष्क्रिय हो, अर्थात वो कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, वो बहुत एकदम शांत पड़ा हुआ हो, तो हमें तुरंत ही किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसे तेज बुखार हो, बच्चे को बहुत तेज फीवर हो रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है सारी कोशिश करने के बाद भी, तो तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चे के शरीर में नीलापन दिखाई दे, बच्चे की जो होंठ है या फिर उसकी बॉडी में आपको ब्लू दिखाई दे रहा है या नीलापन दिखाई दे रहा है तो भी हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अतिसार के कारण पानी की कमी होगी हो, छोटे बच्चों को डायरिया लग जाता है। काफ़ी बार बहुत जल्दी ही बच्चों को डायरिया से पानी की कमी हो जाती है और
इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने पर हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए। यदि शिशु भोजन न ले अर्थात वो दूध ना पिए, उसे दूध पीने में प्रॉब्लम हो रही हो या वो दूध पीने में असमर्थ हो, तो हमें तुरंत ही किसी डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए कि हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर वो दूध क्यों नहीं पी रहा है। इस तरह की सारी सिचुएशन हो अगर आपके सामने, इनमें से कोई एक भी सिचुएशन हो अगर आपके सामने, आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आगे मैं आशा करती हूँ कि जितना भी आपको मैंने न्यूबॉर्न केयर के बारे में समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है या अपने आसपास में कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो आप उसकी हेल्प कर पाएंगे, सहायता कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने घर की खुशियों को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी की केयर करना माता पिता दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों को बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि भगवान का एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है बेबी, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, हर तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं इसमें सक्षम बना पाई होंगी। धन्यवाद।